दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बेसिकली बहुत दिन हो चुके हैं क्लासेस में, तो थोड़ा वेदर का प्रॉब्लम चल रहा था और लाइन आ रही है जा रही, इसीलिए बहुत दिनों से क्लास में ले नहीं पाया हूं और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो उसको पीछे हटाते हैं और आज का जो टॉपिक हम लोग उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 12 का, जो हमारा हिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था राजा, किसान और नगर, हम लोग उसके ही बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे वो उसी टॉपिक का या उसी चैप्टर का एक टॉपिक है, वो टॉपिक है बदलता हुआ देहात। आज हम लोग देहात की ओर चलेंगे कि जब नए नए राजाओं का उदय हुआ और राजाओं ने प्रशासन करना शुरू किया तो उससे उन क्षेत्रों के लोगों को क्या क्या प्रभाव हुआ। तो हम लोगों ने, आपको एक चीज पता होगा कि अगर आप राजा हो, मान लो कि आप राजा हो किसी भी क्षेत्र के, अपने घर के ही राजा हो, तो आपका जो अगल बगल रहेगा, आपका जो पड़ोसी रहेगा वो तो आपसे प्रभावित रहेगा ही, लेकिन आपके जो दूर वाले गांव के लोग होंगे वो भी आपसे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो अगल बगल के जो लोग हैं या जो उसके शहरी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे प्रभाव तो दिखा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं प्रभाव का बात करूं तो वो देहात वाले इलाकों में यानी कि ग्रामीण वाले इलाकों में दिखने को मिला था। तो सर कैसा प्रभाव देखने को मिला, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टोटल इस बदलते हुए देहात में टोटल आपको 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन आज हम लोग 2 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें और 2 पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो लोग प्रीतम एकेडमी में नए हैं, अभी तक आपने प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप क्या करो, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर लेनी है। तो समझिए मेरा बात, हम लोग बात करते हैं बदलता हुआ देहात का, तो उसी का एक पॉइंट है जनता में राजा की छवि। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो राजा हमारे क्षेत्र में शासन कर रहा है उसकी छवि, या मैं बोल सकता हूं कि जो राजा हमारे क्षेत्र में शासन कर रहा है उसको लोग कैसे मानते हैं, इसके बारे में आज हम लोग टोटल जानेंगे। तो एक बात समझिए, आपके क्लास का टीचर अगर आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, मारता है, पीटता है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि वो टीचर अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपको वही टीचर अगर बहुत ज्यादा प्यार करता है, होमवर्क आपको कम देता है, कम याद करने के लिए देता है, तो आप क्या बोलोगे कि वो टीचर बहुत अच्छा है। तो उसी तरह की जो भी राजा है वो राजा कैसा है, वो राजा अच्छा है या वो राजा खराब है, तो वो जनता में उसकी अपनी अपनी छवि होती थी। तो आजकल के जमाने तो राजा है नहीं, लेकिन पहले जब राजा हुआ करते थे तो जनता में उसकी छवि कैसी है ये कैसे जाना जाए, ये सबसे बड़ा बात लोगों के मन में था। हम लोगों ने राजा कैसा है, राजा क्या काम कर रहा है, हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी लेने के लिए जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी राजाओं के द्वारा छोड़े गए साक्ष्य हैं, उनके थ्रू से हम लोगों ने बात किया था कि राजा ने यह काम किया, उसमें से महान राजा अशोक था, हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज तक हम लोगों ने ये तो कहीं हमको देखने को नहीं मिला कि राजा कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो ऐसा भी कुछ चीजें हो सकती है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि आखिर राजा का स्वभाव कैसा था जनता के प्रति। तो आप देखोगे कि राजा कौन था, राजा के वंशज कौन है, उनके वंशजों ने कहां कहां जीत हासिल की, ये तो हम लोगों ने अभिलेखों में देखा और ये बड़े अच्छे ढंग से रखे और सजाए गए थे। लेकिन जनता ने जब राजा के बारे में कुछ लिखा तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा देर तक टिका नहीं और ज्यादा देर तक वो रह नहीं पाया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके कारण आज हम लोग बोल सकते हैं कि कोई राजा किस स्वभाव का था, राजा की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए थी, इसके बारे में कुछ कुछ किताबों में लिखा हुआ है। तो वैसी कुछ किताबों का मैं नाम लेता हूं, जातक एवं पंचतंत्र जैसी जो ग्रंथ हैं, इनमें राजा के बारे में व्याख्या किया गया था। जैसे हम लोगों ने ब्रह्मशास्त्र के बारे में जब देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो राजा होना चाहिए वो किस कुल का होना चाहिए, राजा का काम क्या होना चाहिए। तो उसी तरह का जातक और पंचतंत्र की जो ग्रंथें हैं उसमें जितने भी सारी कहानियां या जितने भी सारी कथाएं लिखी थी उनमें कुछ चीजें वर्णन की गई थी कि राजा की छवि कैसी होती है जनता में, या राजा कैसा होता है उसके बारे में, उनकी जो प्रवृत्ति होती है जनता के, उसके बारे में जातक और पंचतंत्र ग्रंथों के बारे में लिखा हुआ है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये जो जातक और ये जो पंचतंत्र की जो ग्रंथ है
ये कब से लिखी गई थी? क्या ये वर्तमान समय से लिखी गई है और आप इसी के आधार पे बात कर रहे हो कि राजा कैसा होता है या जनता की छवि राजा को कैसे भाती है? तो ऐसे बात नहीं है। ये जो जातक कथाएं हैं, मैं केवल जातक कथाओं की बात कर रहा हूं। तो जो जातक कथाएं हैं ये कब से? तो यह प्रथम शताब्दी से ही लिखना प्रारंभ हो गया था और उस समय ये जिस भाषा में लिखी जाती थी जातक ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखी जाती थी। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रथम शताब्दी से ही लिखा जाने लगा कि राजा का स्वभाव कैसा है या मेरे क्षेत्र में जो राजा है वो राजा किस किस प्रवृत्ति का है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कैसी है। तो जातक में ही एक गणतेंदु जातक की कहानी है, यानी कि गणतेंदु, जैसे हम लोग क्लास 10 में हम लोग कबीर के दोहे पढ़े हैं, हम लोगों ने क्लास 10 में महादेवी वर्मा की कहानी पढ़ी है, माता का आंचल जैसा हम लोगों ने, या तो फिर बोल सकता हूं जॉर्ज पंचम की नाक दो बेलों की कथा। तो उसी तरह का एक गणतेंदु नाम का एक जातक कहानी था, उसमें लिखा था कि अगर किसी क्षेत्र का शासक कुटिल है, क्या है? कुटिल है, तो वहां की प्रजा बहुत ज्यादा परेशान होगी और जनता उस राजा के प्रति हमेशा क्या होगा? एकदम क्रूर व्यवहार में रहेगा। बात क्लियर है? लेकिन अगर राजा अच्छा है तो उसका प्रभाव क्या होगा कि उस क्षेत्र का जनता क्या रहेगा? सुखमय रहेगा, है कि नहीं? हम लोगों ने देखा था कि जैसे हम लोग रामायण महाभारत वगैरह देखते हैं तो उसमें से भी बहुत ऐसे राजा हैं जो कुटिल स्वभाव के थे, तो उनकी जनता उस पर बहुत ज्यादा भयभीत थी। हम लोगों ने राजा राम जो चंद्र जी हैं उनकी पूरी साम्राज्य व्यवस्था है उसके बारे में हम लोगों ने देखा है टीवियों में कि जब उनकी जो पटरानी है या मैं बोल सकता हूं सीता माता है, उनको जब वनवास हुआ और वो जब वनवास में उनको रावण लेके चले गए और जब अयोध्या वापस आते हैं और जब साथ में राज्याभिषेक होता है तो फिर जनता उनके बारे में बहुत कुछ भला बुरा कहा, अंततः उसने सीता माता का त्याग किया था। तो जनता ने उनके बारे में कुछ कहा तो उनके लिए रामचंद्र जी के पास उन बातों का आना यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो यही बात है कि अगर शासक कुटिल है तो वहां की प्रजा क्या रहेगी? बहुत ज्यादा परेशान रहेगी। तो अब उस समय राजाएं क्या करते थे कि अगर उनकी जनता उनसे खुश है कि नहीं ये जानने के लिए वो अक्सर क्या करते थे? भेष बदल के गांवों में जाया करते थे और वहीं पे अपने बारे में बातों को छिड़ते कि भाई ये राजा कैसा है, जो भी कुछ, और फिर सारी कुछ बातों को पता चलता। तो अगर मैं बात करूं कि उस समय अगर किसी क्षेत्र में कुटिल राजा हो जाता था या ऐसा राजा जो काम सही से नहीं कर पाता था, जो धनमान होता था, जिसको धन से ज्यादा प्रिय राजा होता था, तो वो क्या करता कि अपने खजाने को भरने के लिए वो बहुत अधिक करों की मांग करता। क्या करता? अपने खजानों को भरने के लिए बहुत अधिक करों की मांग करता। तो अब राजा के पास टेंशन था कि ये मेरे को खजाना भरना है, मेरे को बहुत अधिक कर लगा है, राजा ने तो बोल दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो टेंशन होता था इन मांगों को भरने के लिए वो कृषक समुदाय जो है, या मैं बोल सकता हूं उस क्षेत्र के जितने कृषक हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था राजा के खजानों को भरने के लिए। भाई कारण है उसका, क्योंकि पता है कि जो कृषि क्षेत्र है या जो भी कृषक है वो पूरा डिपेंडेबल किस पे होते थे? कि खेती पे। अगर अच्छी खेती हुई तो हम राजा की जितने भी मांग है उसको पूरा कर पाएंगे, अगर हमारी खेती नहीं हुई तो हम नहीं कर पाएंगे। बाकी के जैसे जो भी सामंत वर्ग के होते हैं वो तो राजा के अधीन है, उनको तो देना नहीं पड़ा। जो भी व्यापारी करने वाले होते हैं उनके पास तो पैसे की कमी नहीं होती थी, वो लोग दे देते। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होता? तो कृषक वर्ग के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था जब भी राजा को अपना खजाना भरना होता। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कृषक होते थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में, या मैं बोल सकता हूं कि देहात वाले इलाकों में ज्यादातर कृषक समाज के लोग रहा करते थे। तो जब भी राजा को अपना खजाना भरना होता वो अधिक कर लगाता, जिससे सबसे ज्यादा प्रभाव कौन होता? कृषक समुदाय। तो यानी कि खजाना भरना और करों में वृद्धि करना, इस सब के कारण जो राजा है और जो किसान वर्ग है दोनों के बीच में संबंध क्या होता था? अच्छा नहीं होता था। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितने भी देहात वाले लोग हैं या ग्रामीण वाले जो क्षेत्र के लोग हैं और जो राजा है उनके बीच में जो संबंध था वो कैसा था? एक अनसुना, या मैं बोल सकता हूं एक अनबुझा सा संबंध था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते थे वो राजा से हमेशा कैसा होते थे? हमेशा उनको बुरा ही लगता है राजा कैसा भी हो जाए, क्यों? क्योंकि राजा खजाना भरता अगर वो कुटिल राजा होता तो अब बात है कि अगर करों में वृद्धि हो गई तो किसान को तो करों में वृद्धि कर दिया, राजा ने वृद्धि कर दिया भाई, तो उसको तो कर चुकाना पड़ेगा।
अब अगर वो कर ना चुकाए या कर में वृद्धि हो जाए तो किसानों के पास उस कर को चुकाने का या ना चुकाने का, या मैं बोल सकता हूं कर में वृद्धि के कारण किसानों के पास केवल दो रास्ता बचते थे। पहला रास्ता, या तो फिर उस इलाकों को वो छोड़ के चला जाए, पहला बात, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो रह रहा है उस क्षेत्र को छोड़ के चला जाए, फिर उसको कर नहीं देना पड़ता। या दूसरा, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फसल को उगाए या अच्छा फसल उगाए, या मैं बोल सकता हूं कि जो फसल जो उसकी हो रही है उसमें क्या हो जाए, वो वृद्धि हो जाए, उसके उपज में वृद्धि हो जाए, तब वो क्या करते हैं कि कर चुका लेते। तो अपने बाप दादा के जमीन को छोड़ना तो भाई सबको खराब लगता है। अगर आपके बाप दादा का जमीन अगर इतना सा भी आपको देना पड़ा ना तो आपको अखर जाएगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन यहां बात था अपने क्षेत्र को छोड़ के जाने का, तो लोग ये बहुत कम ही करते। तो लोगों ने राजाओं को कर देने के लिए या राजाओं को कर चुकाने के लिए नए नए तरीकों को अपनाए, जिससे उनकी जो फसल उत्पादन की जो क्रिया है उसमें वृद्धि हो जाए। क्योंकि देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जगह छोड़ के जाओ या तो फिर आप कर चुकाओ। तो कर चुकाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, फसलों में वृद्धि करना पड़ता। तो आप तो क्षेत्र को छोड़ के जा नहीं सकते, तो बचा क्या कि आपको अपने फसलों में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि आप तो कृषक समाज में हो, आप तो व्यापार कर नहीं रहे हो। तो या तो आप फसलों में वृद्धि करो और कर को चुकाओ। तो भाई कैसे होगा, यह सबसे बड़ा बात था कि फसलों में वृद्धि करना या फसल के उपज में वृद्धि करना, इसको हम लोग कैसे करें, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन था किसके पास, कृषक समाज के पास। तो उन्होंने इसका हल ढूंढा। उन्होंने क्या किया कि उपज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीकों को अपनाया। तो उसमें से जो सबसे अच्छा तरीका था हल को चलाना। क्योंकि देखो अगर आप खेती कर रहे हो, आपने अगर धान की खेती की है तो आपको पता है उसका बहुत तरह का प्रोसेसिंग होता है। अगर आपको नहीं पता था, क्लास 8 का मैंने एक ही पार्ट लिया हो, एक या दो पार्ट लिया होगा भूगोल का, कृषि चैप्टर का, आप वो जाके देख सकते हो कि जब भी कोई किसी फसल का उत्पादन होता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, मैंने वो सारा आपको बताया, तो आप जाके देख सकते हो। तो जब भी उसको फसल उगाना होगा तो उसके लिए बहुत तरह का तरीका होता है। तो उनमें से एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप जमीन को जोतो। अभी हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग खेती करते हैं तो हम लोग हल या बेल्स के सहारे से, या मैं बोल सकता हूं कि ट्रैक्टरों के माध्यम से हम लोग उस क्षेत्र को जोत लेते थे। लेकिन तब तो उनके पास ना हल था ना उनके पास कुछ था, तो तब वो लोग कैसे खेती करते थे, जाहिर सी बात होगा उनके लिए वो कुछ अलग विधि था। लेकिन जैसे ही लोगों को हल ढूंढ लिया कि भाई हम लोग हल से खेत को जोतेंगे और हम लोग क्या करेंगे, फसल का वृद्धि करेंगे, तो ये एक नया तरीका उनके पास आया जिससे उनके फसल में क्या हो गया या उनके उत्पादन में वृद्धि हो गया। तो ये जो हल का प्रचलन बढ़ा और इसी प्रचलन से उन्होंने क्या किया, अपने फसलों में वृद्धि किया, अपने फसलों के उपज में वृद्धि किया और राजा के खजानों को भरने के लिए जो करों में वृद्धि करी गई थी उनको चुका दिया। तो अब बात है कि सर ये जो हल का उपयोग तो आज हम लोग देख रहे हैं, आप मेरे को बताओ ये हल का उपयोग कब से शुरू था। तो मैं बात करूं अगर हलों का अगर उपयोग का, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हलों का उपयोग किया जाने लगा। किन क्षेत्रों में, तो गंगा और कावेरी नदी की जो घाटी वाला जो क्षेत्र है उन सारे क्षेत्रों में क्या किया जाने लगा कि कृषि के लिए और जमीन को जोतने के लिए, जमीन का सीना फाड़ने के लिए हल का उपयोग करने लगा। किसका उपयोग करने लगा, हल का उपयोग करने लगा। और इन्हीं इलाकों में आपको याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा बारिश होती थी और इन्हीं बारिश, देखो ज्यादा बारिश होगा तो मिट्टी अगर आप जैसे हम लोग खेत जोत देते हैं तो जो मिट्टी होता है वो क्या होता है, ढीला होता है, हो जाता है ना। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो फिर मिट्टी क्या होता है, बैठ जाता है, टाइट हो जाता है। तो जैसे ही हलों को उपयोग किया गया तो मिट्टी को मैं बोल सकता हूं ढीला करने के लिए इनका उपयोग अच्छे ढंग से होने लगा और बारिश ज्यादा होने के कारण भी इनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जैसे जैसे हलों में विकास होने लगा तो अब हलों में फाल वाला, पहले लकड़ी की हल हुआ करती थी। अब जैसे हल बनाए जाते हैं तो हल में एक रॉड लगा होता है या हल में एक प्लेट लगा होता है जिसके कारण से हल आसानी से जोत सकते थे। तो धीरे धीरे लोहे के फाल वाले हलों का भी प्रयोग करने लगा और भूमि को जोतना स्टार्ट करने लगा। तो अब बात आता है, क्या सर जब राजाएं हुआ करते थे तो वो पूरे भारत में हुआ करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में राजाएं हुआ करते थे? अगर सब जगह राजाएं हैं और सब जगह अगर कुटिल राजा है तो उनको खजाने भरने के लिए ज्यादा मात्रा में कर देना पड़ेगा। तो क्या सर हर जगह कृषि के उपज को वृद्धि कराने के लिए क्या हल का प्रयोग होता था? नहीं, ऐसा नहीं था।
कि पहले अगर मैं बात करूं लोहे के फाल वाले हलों का, तो उस समय केवल भारत के कुछ ही भागों में उपयोग किया जाता था। मैं अगर बात करूं, अब आपको पता होगा कि पंजाब में सबसे ज्यादा कृषि होती है ना। तो पंजाब और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं फाल वाले हल का प्रयोग ना, तो ये 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। लेकिन भारत में अगर ये दोनों क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो किन क्षेत्रों में, जैसे कि आप गंगा और कावेरी नदी की जो घाटी वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कब से, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही हलों का प्रयोग हो गया है। लेकिन पंजाब और राजस्थान वाले क्षेत्र में कब से स्टार्ट हुआ, 20वीं शताब्दी से। तो जैसे इन सारे चीजों में बदलाव है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें समाज में भी बहुत तरह की विभिन्नताएं पाई जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद और एक सेशन के बाद उसमें लोग समाज में भिन्नता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब और राजस्थान में जो हलों का इस्तेमाल होने लगा, फाल, लोहे के फाल वाले हलों का, तो उसका इस्तेमाल कब से, 20वीं सदी से आरंभ हुआ। लेकिन भारत में इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर कब से, 6ठी शताब्दी से। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज आधुनिक युग में बात करूं तो आज लगभग सब जगह हलों का उपयोग होता है, लेकिन मैं केवल 20वीं सदी की बात करूं, उससे पीछे वाले अगर जाऊं, पहली शताब्दी तक जाऊं, तो पूर्वोत्तर और जो मध्य पहाड़ी वाला जो इलाका है, यानी कि उत्तरांचल, उत्तराखंड, और आप इधर चल जाओगे असम, जोरहाट, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तो इन सारे क्षेत्रों में कृषि के लिए कुदाल का प्रयोग किया जाने लगा। और इन्हीं कारणों से इन क्षेत्रों में क्या हुआ कि जो उपज है उनमें वृद्धि हुई, यानी कि कृषि उपज में वृद्धि हुई। क्योंकि देखो, हम लोग जमीन को जोतते क्यों है, जमीन को ढीला करने के लिए, ताकि जितने भी फसल लगाया जाए उनकी जड़ों में वृद्धि हो। क्योंकि देखो, बोला गया है ना कि कहावत है कि आप जितने जमीन के अंदर धंसोगे उतना आप मजबूत होगे। ऐसा नहीं किसी इंसान को जिंदा गाड़ दो, ऐसा क्या बात नहीं कर रहा हूं, मैं फसलों की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं, गंगा और कावेरी नदी के क्षेत्रों के लोगों ने अपने फसल में वृद्धि करने के लिए, अपने उपज में वृद्धि करने के लिए फाल वाले हलों का प्रयोग किया, जबकि पूर्वोत्तर और मध्य पहाड़ी वाला जो एरिया है हमारे भारत का, उन वाले क्षेत्रों में लोगों ने क्या किया, कुदाल का प्रयोग किया अपने कृषि में, और उनसे उनके फसल में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब बात करते हैं, ये तो एक तरीका था कि हल और कुदाल का उपयोग करके हम अपने कृषि में वृद्धि कर सकते थे। लेकिन उपज को बढ़ाने का अगर मैं दूसरा तरीका का बात करूं, तो वह तरीका था सिंचाई का। किसका था, सिंचाई का। क्योंकि आप देखो, ये पूर्वोत्तर वाले इलाकों में तो सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। गंगा वाले नदियों का घाटी में मान लिया जाए कि बरसात होती थी, तो बरसात के मौसम में बारिश होगी, बाकी महीनों में भी तो दिक्कत था कृषि करने का। तो उन क्षेत्रों में भाई कैसे कृषि किया जाए, तो उनके लिए सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तो सिंचाई व्यवस्था के लिए किन किन चीजों का प्रयोग होता था, तो कूपों का, जलाशयों का, तालाब और नहरों का भी उपयोग उस समय किया जाता था। तो अब बात है कि इनको कौन बनाता था, तो इनको वही बनाएगा जिनके पास ज्यादा पैसा होगा। अब मान लो कि मैं एक छोटा किसान हूं, तो मेरे पास तो उतना पैसा होगा नहीं कि मैं एक तालाब खुदवा दूं, या मैं नहर गढ़वा लूं, या मैं जलाशय बनवा लूं। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो ये जो सारे जो सिंचाई के लिए जो प्रयुक्त होते थे, चाहे कूपों का बात करो या जलाशय का बात करो, तालाब का बात करो या नहर का बात करो, तो इसका जो उपयोग था, ये ज्यादातर जितने भी शक्तिशाली लोग होते थे या जो शासक होते थे उन क्षेत्रों के, वे लोग अपने कृषि में उपज के लिए प्रयोग करते थे, और उनकी कृषि में क्या होती थी, वृद्धि होती थी। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो ये सारे हमको क्या बताते हैं कि समाज में कृषि के उपज में वृद्धि का एक कारण क्या था कि अधिक मात्रा में करों को लगाना। हालांकि ये खराब था, लेकिन आपको ये टॉपिक में एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप मेरे को ये बताएं कि प्रथम शताब्दी में या जब भी कृषि क्षेत्रों में उपज में वृद्धि कैसे हुई, अगर क्वेश्चन आपके पास आएगा कि किसान अपने करों को चुकाने के लिए किस तरह से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुआ, तो आप ये सारा पॉइंट लिख दोगे यहां से शुरू करके, तो आपका वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप आज का क्लासेस आपको समझ में आया होगा और अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। उसके लिए आपको कैसा लगा क्लासेस, तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देनी है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसका समाधान जरूर ढूंढ के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।